हम लोग आज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन, जो सब जिन एस्पेक्ट पे चर्चा नहीं हुई है उन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मुगल प्रशासन, मोटे तौर पर हम लोग देखते हैं कि प्रशासन दो तीन भाग में विभाजित है। मुगल प्रशासन के चार लेयर हैं: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन एंड और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। और उसी के अंतराल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में हम लोग गांव को पाते हैं। केंद्रीय प्रशासन का अगर अंग हम लोग देखेंगे तो सबसे टॉप पर बादशाह है, और एम्पेरर वाज सोर्सेस ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड अथॉरिटी। उनकी सहायता के लिए वजीर, जिसे हम दीवान कहते हैं, दीवाने रियासत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने रसालत, दीवाने कजा। और उस दीवाने कजा बाद में मुगल काल में दो भाग में विभाजित हो जाता है: काजी उल कुजात, सदर उस सुदूर। सहयोग के लिए मुगल बादशाह के दाई और बाई और दो अधिकारी बैठते हैं, जिनमें मीर बख्शी और मीर समन। मीर बख्शी सैन्य प्रधान और मीर समन उद्योग प्रधान। प्रांतीय प्रशासन में जनरली हम देखते हैं कि प्रांतपति, शहजादा या युवराज को बनाया जाता था, और उनके ना होने की स्थिति में यह पद किसी दूसरे को दिया जाता था। तो प्रांत यानी जिसे मुगल काल में सूबा कहा गया, उसमें प्रांतीय प्रोविंशियल गवर्नर होते थे। सिपह सलार, सूबेदार या प्रांतीय गवर्नर। फिर रेवेन्यू के लिए वहां पर भी आपको दीवाने सूबा दिखाई पड़ेगा। राजस्व के लिए अमलगुजार दिखाई पड़ता है। न्याय के लिए काजी सूबा है, सदर सूबा है, बख्शी है। गुप्तचर में दो तरह के गुप्तचर आपको दिखाई पड़ेंगे: वाकया नवीस, वाकया निगार या सवार नवीस। प्रांत सरकार में विभाजित होता था। सरकार में कानून व्यवस्था के लिए फौजदार जिम्मेदार थे, राजस्व के लिए अमलगुजार थे, बड़े बड़े शहरों में कोतवाल नियुक्त किए गए, और न्याय के लिए काजी सरकार। सरकार परगना में विभाजित था। परगना में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सिकदार, जिसको कि मॉडर्न कलेक्टर के इतना अधिकार था। राजस्व में अमील, कानूनगो, कर संग्रह पदाधिकारी, और न्याय में काजी परगना। ग्राम यानी कि गांव सबसे छोटी इकाई थी, जहां पर खूत मुकद्दम चौधरी, जिसे हम लोग मुखिया कहते हैं, वो कानून व्यवस्था से संबंधित थे, राजस्व भी वसूलते थे, उन्हें 2.5% का कमीशन मिलता था, और पटवारी राजस्व में उसकी सहायता करते थे। तो मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तीन तरह के शाही आदेश जारी किए जाते थे मुगल काल में। पहला था फरमान। फरमान मुगल बादशाह के द्वारा जारी किया गया शाही आदेश, उसको फरमान कहा जाता था। विशेषाधिकार एक तरह का था यह। अपवाद स्वरूप केवल एक शासिका नूर जहां ने जहांगीर के समय में इसका इस्तेमाल किया था। निशान, निशान मुगल शहजादों, युवराजों के द्वारा दिया गया शाही आदेश था। शहजादियों के द्वारा भी विशेष परिस्थिति में निशान निर्गत किए, जिसमें शाहजहां की पुत्री जहांरा बेगम के द्वारा और औरंगजेब की पुत्री जेबू निसा बेगम के द्वारा। और एक तीसरे तरह का शाही आदेश था, जिसको परवाना कहा जाता था। परवाना उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने से नीचे के अधिकारियों को दिया गया शाही आदेश, वो परवाना कहलाता है। मुगल न्यायिक संगठन या जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल जुडिशरी, इसमें सबसे बड़ा जो कोर्ट होता था वो सम्राट का कोर्ट होता था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो सम्राट का दरबार दीवाने आम में लगता था। आपने देखा होगा, मूवी सब में दिखाया गया है अकबर का दरबार। सम्राट के नीचे दो तरह जो अदालत थी, वह काजी उल कुजात की अदालत थी। काजी उल कुजात काजी उल कुजात वो दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामलों को देखते थे। फिर केंद्रीय स्तर पर राजस्व संबंधी मामले को दीवाने वजीर देखते थे। और काजी ए सूबा की तरह काजी ए असगर भी हमें वहां पे दिखाई पड़ता है। अब है काजी उल कुजात के जो नीचे का जो कोर्ट होता था, वह प्रांतीय गवर्नर का कोर्ट होता था, जिसे नाजिम कोर्ट कहा जाता था। और नाजिम कोर्ट काजी ए सूबा प्रांत में, यानी कि सूबा में काजी ए सूबा दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामलों को देखता था। और दीवान का जो कोर्ट होता था प्रांत में, वो केवल राजस्व के मामले को देखता था।
प्रांत के बाद फिर आप देखिएगा सरकार का कोर्ट है। सरकार में भी हम देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था के लिए जैसे आज जिला में एसडीएम को पावर है, डीएम को पावर अपना कोर्ट लगा के न्याय करने का, उसी तरह फौजदार होता था। मुगल काल में बड़े बड़े शहरों में फौजदार होते थे जो कानून व्यवस्था को देखते थे। सरकार में भी काजी है सरकार, जो दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को देखते थे। बड़े बड़े शहर में कोतवाल की भी अपनी अदालत होती थी, वो भी न्याय का कार्य करते थे। और राजस्व संबंधी मामले सरकार में आमिल के द्वारा निपटाए जाते थे। चौथा लेयर जुडिशरी में था परगना कोर्ट। परगना कोर्ट, परगना में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पदाधिकारी था वो शेरशाह के समय ही आया था, जिसे हम लोग सिकदार कहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। और परगना में भी काजी की अदालत थी। काजी दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले देखते थे, और आमिल जो है वो राजस्व संबंधी मामले को देखते थे। पांचवा लेयर था ग्राम कचहरी का। ग्राम कचहरी में मुखिया मुखिया खुद मुकदम चौधरी वो पंचायती करते थे वृद्ध पंचों की सहायता से। तो ये 5-6 तरह के जुडिशरी भी लेयर है। और नीचे से जैसे ग्राम कचहरी के खिलाफ आप परगना कोर्ट में अपील कर सकते थे, परगना कोर्ट के खिलाफ सरकार कोर्ट में, सरकार कोर्ट के खिलाफ प्रांतीय कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में, फिर प्रांतीय कोर्ट के खिलाफ काजी उल कुजात की न्याय अदालत में मुकदमा पेश किया जा सकता था, और काजी उल कुजात के अगेंस्ट में बादशाह के दरबार में मुकदमा जाते थे। तो ये 5 स्तरीय हमें जुडिशरी दिखाई पड़ता है मुगल प्रशासन में, जो अपने से नीचे स्तर के अदालत के विरुद्ध अपील सुनता था और निर्णय देता था। और अपने से नीचे वाले कोर्ट के जज की नियुक्ति, एक तरह से हम कह सकते हैं काजी की नियुक्ति, ऊपर वाले अधिकारी करते थे। जैसे काजी उल कुजात वो प्रांतों में जज की नियुक्त करते थे, प्रांतीय कोर्ट के जो काजी होते थे वो सरकार में करते थे, सरकार वाले परगना में करते थे। इस तरह से हमें जुडिशरी भी दिखाई पड़ता है। तो मुगल प्रशासन मैंने कहा, तो मुगल प्रशासन में आपको केंद्रीय प्रशासन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन में प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, और ग्राम प्रशासन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 लेयर में बटा हुआ। अब देखिए आईने अकबरी, अकबरनामा, हुमायूंनामा, बाबरनामा, बादशाहनामा, फतवा आलमगीरी, आलमगीर नामा, शाहजहां, ये सब सोर्सेस है हमें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को जानने के लिए। उसके अलावा कुछ मॉडर्न टाइम्स में कुछ बुक्स आई है, उसमें इब्ने हसन की किताब है सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ मुगल एम्पायर, परमात्मा शरण की किताब है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जैन सरकार ने अच्छा काम किया है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पर, जगन्नाथ सरकार। यूएनडे की किताब है मुगल गवर्नमेंट। हरिशंकर श्रीवास्तव की किताब है मुगल प्रशासन। और शेरशाह के समय के प्रशासन को जानने के लिए काली रंजन कानूनगो की किताब है शेरशाह। आरपी खोसला की किताब है मुगल किंगशिप एंड नोबिलिटी। एग्रेडियन सिस्टम के सोर्स में हम लोग मोरलैंड के किताब को पाते हैं, एग्रेडियन सिस्टम इन मुस्लिम इंडिया। और मुगल रेवेन्यू के लिए हमें राजस्व भू राजस्व व्यवस्था के लिए इरफान हबीब की किताब है एग्रेडियन सिस्टम इन मुगल इंडिया। मोरलैंड की किताब अकबर से औरंगजेब तक, और अकबर के मृत्यु के समय का भारत, अकबर टू औरंगजेब एंड इंडिया एट द डेथ, इंडिया फ्रॉम एट द डेथ ऑफ अकबर, वहां से। इन सब सारे मैंने सोर्स बताया जिससे कि आप इन प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर। केंद्रीय प्रशासन का सबसे टॉप हायरार्की पे मैंने कहा कि मुगल बादशाह थे, और प्रशासन की तमाम जो ये किरणें फूटती थी वो इंपेरर से फूटती थी, इसीलिए इंपेरर वाज सोर्सेस ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड अथॉरिटी। तो मुगलों का राजस्व सिद्धांत को जब हम लोग जानेंगे, किंगशिप थ्योरी को, तो मुगल राजत्व में आपको तुर्क एवं मंगोल दोनों सिद्धांत दिखाई पड़ते हैं। तुर्क चंगेज खां का भी वंशज थे मुगल, और मंगोल में आप तैमूर लंग के भी वंशज थे। तो तुर्क एवं मंगोल परंपरा को स्वीकार करते हुए आप देखिएगा कि इन्होंने राजस्व दर्शन को एडॉप्ट किया। हुमायूं ने तुर्क राजस्व सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर बादशाह को जिल्ले इलाही कहा। जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, शैडो ऑफ अल्लाह। और अबुल फजल ने भी आईने अकबरी में बादशाह को फर्द ई इज्जी, खुदा से निकलने वाली रोशनी अर्थात फर्द ई इज्जी कहा, जिससे कि स्वयं खुद पृथ्वी पर खुदा ने भेजा। अबुल फजल लिखता है अकबरनामा में
कि कोई साधारण व्यक्ति बादशाह नहीं बन सकता। जब हजारों हजारों गुण किसी व्यक्ति में प्रस्फुटित होता है तब जाकर वह व्यक्ति बादशाह बनता है। इसीलिए यह बादशाह पृथ्वी पर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह है, खुदा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वह शासन करने आया। तो मुगल बादशाह मोटे तौर पर हम इस्लाम का संरक्षक, साम्राज्य का प्रमुख, धार्मिक प्रमुख, प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश, अकबर युद्ध लड़ने भी जाता है तो प्रधान सेनापति। अकबर ने खुद को अपने आप को इमाम आदिल कहा, अल्लाह अकबर के नाम से खुतबा पढ़वाया। तो पावर प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद जो हुआ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का, हुआ इम्पेरर्स का था, बादशाह। बादशाह के बाद आप देखिएगा केंद्रीय प्रशासन में वजीर का आता है, दीवाने विजारत। अकबर के पहले दो तरह का विजारत था, वजीर तनफीज। वजीर तनफीज का अर्थ होता है अनलिमिटेड विजारत। अनलिमिटेड विजारत मतलब असीम शक्ति का मालिक। और इस तरह का वजीर मुगल काल में केवल एक हुआ, उसका नाम था बैरम खां। और बैरम खां की महत्वाकांक्षा को जानते हुए अकबर ने इस तरह के वजीर के पद को समाप्त कर दिया। और मुगल काल में बैरम खां के बाद वजीर विजारत का दूसरा स्वरूप आता है जिसे वजीर ए तनफीज कहा गया, लिमिटेड विजारत, यानी कि सीमित शक्ति का मालिक। तो बैरम खां के बाद जितने भी वजीर हुए मुगल काल में, वजीर पद ही डिमोलिश कर दिया गया, वह दीवान के रूप में आ गया और उसकी शक्ति सीमित कर दी गई। अब वह असीमित शक्ति का मालिक नहीं था। जिस तरह से बैरम खान ने मनमाने ढंग से शासन को चलाया, अकबर उस तरह के वजीर को देखना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने कहा कि अकबर ने बैरम खां के बाद वजीर पद को ही समाप्त कर दिया और बाद में वजीर के बदले दीवाने आला, दीवान आदि कहा जाने लगा, जैसे दीवान टोडरमल साहब, दीवान शाह मंसूर, दीवान मुजफ्फर अहमद, इस तरह के पद आए। तीसरा मंत्रालय था दीवान रियासत, या वित्त मंत्री का मंत्रालय था और आर्थिक विषयों में यह बादशाह का प्रतिनिधि था। अकबर के समय में मुजफ्फर खां बजट प्रथा की शुरुआत हुई। दीवान टोडरमल के द्वारा आईने 10 साल 1582 ईस्वी में लाया गया। टोडरमल साहब को अकबर ने दीवान अशरफ पद पर नियुक्त किया था। शेरशाह के समय में भी वो उच्च पद पर थे। शासन का लंबा अनुभव था, इसलिए टोडरमल साहब ने आईने 10 साल को लाया। चौथा मंत्रालय था दीवान अर्ज या आरिज, यह सैन्य मंत्रालय था। मीर बख्शी हेड होते थे, बादशाह के दाई ओर बैठते थे, सेना संबंधी सभी कार्य करते थे। सेना भर्ती करना, सेना को वेतन देना, घुड़सवार की व्यवस्था करना, घोड़ा संबंधी व्यवस्था करना, मनसबदारी अलॉट करने में अनुशंसा करना, युद्ध विभाग संबंधित समस्त कार्यों की देखभाल करना, यह मीर बख्शी के जिम्मे थी। दीवाने इंसा यह पांचवा प्रमुख मंत्रालय था जो शाही पत्राचार विभाग था। यहीं से बादशाह के फरमान आदि निर्गत किए जाते थे। दीवाने रसालत विदेश विभाग था और यह विदेशी मामलों को देखता था, विदेश के साथ संबंध नीति को वह निर्धारण करता था। इन 4, 5, 6 मंत्रालय के अलावे जो एडिशनल विभाग हमें मुगल काल में दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें मीर समन का उद्योग विभाग है। मुगल काल में वह कारखानों का प्रभारी था। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखता है कि मुगल काल में 72 प्रकार के शाही कारखाने थे जो इनके संचालन में चलता था। शाही कारखाने जो कि बादशाह के अनुदान से, एम्पेरर्स के मर्जी से, उनके अनुदान से चलाया जाता था। काजी उल कुजात यह प्रधान काजी था, यह एक तरह का न्याय विभाग था, फौजदारी मुकदमों को देखता था, प्रांत और सरकार के परगनों में काजी की नियुक्ति करता था। तो दिल्ली सल्तनत में काजी उल कुजात को पावर था कि वह धर्म संबंधी मामले को भी देखता था, लेकिन मुगल काल में काजी उल कुजात से एक विभाग को अलग करके दूसरा धार्मिक विभाग बनाया गया, उसका नाम था सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर यह मुगल काल में धर्म संबंधी मामले को देखता था। पहले काजी उल कुजात और धर्म उस सुदूर दोनों एक ही विभाग था। काजी उल कुजात धर्म संबंधी मामलों को भी देखता था, लेकिन मुगल काल में इस पद को अलग कर दिया। सारे जानदार बादशाह की शाही सेना का अंगरक्षक था। मीर बकावल शाही मुगल कालीन शाही भोजनालय का प्रधान होता था। बादशाह को भोजन करने से पहले उसका पूरी तरह से वेरिफिकेशन होता था और तब जाके बादशाह भोजन करते थे। मुहस्सिब यह आचरण पदाधिकारी था, औरंगजेब के समय में नियुक्त हुआ। मुसलमानों के आचरण को, पैजामे की लंबाई, दाढ़ी के मेजरमेंट, इन सबको देखने के लिए नियुक्त किया। खानसामा यह गृह विभाग का प्रधान था। नूरजहां के समय में आप देखिएगा आसफ खां इस पद पर था। मीर आतिश शाही यह तोप खाने का प्रधान था, जो बारूद, गन पाउडर
तोप्स वगैरह सब इसके अधीन था। दारोगा एक डाक चौकी या डाक विभाग का प्रधान था। ख्वाजा सरा जो मुगल काल में हिजरा वर्ग था, जिसे गिलमान वर्ग कहा जाता था, उसके प्रधान को ख्वाजा सरा, और हरम दल के प्रधान लेडी को हाकिमा कहा जाता था, जो साधारणतया बादशाह की माँ एवं प्रमुख पत्नियां होती थी। तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको इस तरह के लगभग 20 के आसपास में हमें प्रमुख विभाग और अधिकारी दिखाई पड़ते। मुगल प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन में मुगल काल में हम देख रहे हैं कि सूबा प्रांत विभाजित है। अकबर के समय में 12 सूबा थे, जो बाद में 3 जोड़ा गया तो 15 सूबा हो गया। शाहजहां के समय में 18 या 19 सूबे का जिक्र मिलता है, और औरंगजेब के समय में 21 सूबा। तो फिर प्रांत या सूबा हम देखते हैं कि सरकार में विभाजित है। जैसे मैं उदाहरण के लिए दे दूं कि भागलपुर मुगल काल में सरकार नहीं था, मुंगेर सरकार था, और सरकार परगनों में विभाजित था। तो मुंगेर सरकार के अधीन भागलपुर आपका परगना था। जैसे पटना, पटना सरकार था, शाहाबाद सरकार था, मुंगेर सरकार था। और परगना मतलब जिले। आप सरकार को कमिश्नरी से तुलना कर सकते हैं, परगना को आप जिला से तुलना कर सकते हैं। सूबा का जो प्रमुख होता था वो प्रांतीय गवर्नर सूबेदार कहलाता था। अगर वली अहद यानी कि अगर युवराज, शहजादा या राजकुमार प्रिंस है तो वो उस पद पे जाएगा, अन्यथा शाही परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता। दीवाने सूबा, सूबे में वित्त की देखभाल करने वाले को दीवाने सूबा कहता था, जो राजस्व संबंधी मामले को देखता था, राजस्व संग्रह करता था। काजी ये सूबा, सूबे में न्याय की व्यवस्था को देखता था। अब आ जाइए, सरकार जो है वह डिवाइड है। प्रांत सरकार में, फौजदार लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा पदाधिकारी है, फौजदार का किला होता था, कानून व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी था, और अमल गुजार सरकार की वित्त संबंधी व्यवस्था की देखभाल करने वाला होता था, राजस्व संबंधी कार्य का निष्पादन करता था। काजी ये सरकार, सरकार में न्याय की व्यवस्था को देखता था। सरकार परगना में विभाजित था। सिकदार, सिकदार परगने का प्रधान अधिकारी था, कानून व्यवस्था को देखना। आमिल परगने का वित्त पदाधिकारी था, राजस्व संबंधी कार्यों को देखता था। और काजी ये परगना, परगना में न्याय संबंधी कार्यों को देखता था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बाद टाउन एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, नगर प्रशासन। नगर में बड़े बड़े नगरों में कोतवाल नियुक्त किए गए, जिसको हम सिटी मजिस्ट्रेट कहते हैं। रात्रि गश्ती होता था। आगरा, दिल्ली, पटना, लाहौर जैसे बड़े बड़े शहरों में कोतवाल नियुक्त किए गए। कोतवाल शहर की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, तमाम तरह के प्रबंध करना, सफाई, शमशान घाट, जन्म की पंजी, मृत्यु की पंजी, जो आज नगर निगम जो काम करती थी वो कोतवाल का ऑफिस करता। आज भी कोतवाल शब्द आपको आधुनिक प्रशासन में भी दिखाई पड़ेगा। हर जिले में कोतवाली होगी और एसपी साहब का ऑफिस होगा, जिससे कोतवाल, कोतवाल का आलय कहा जाता है, इसलिए कोतवाली। फौजदार, नगरों में किलों का रक्षा का भार फौजदार के जिम्मे होता था, और काजी न्याय संबंधी कार्य को निपटाता था। चौधरी 2.5% कमीशन लेता था, जिसे हम ग्राम प्रशासन में चौधराई कहलाता था। खुद मुकदम चौधरी कानून व्यवस्था को देखता था, राजस्व संग्रह में पटवारी की मदद करता था। पटवारी मुगल काल में भू राजस्व पदाधिकारी है, और अभी भी पटवारी की तुलना हम लोग VLW जो ग्रामीण विलेज पदाधिकारी है, अभी भी हमें देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। और अमीन, भूमि की नाप जोख पैमाइश के लिए, मेजरमेंट के लिए अमीन की नियुक्ति होती है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, भू राजस्व। भू राजस्व को जानने का स्रोत हमारे सामने आईने अकबरी है, अबुल फजल का। शेरशाह और काली रंजन का शेरशाह के समय के भू राजस्व को जानने के लिए काली रंजन कानूनगो की पुस्तक है शेरशाह। टोडरमल साहब ने जो दस्तूर अमल जारी किया था, वो अभी भी आपको अलीगढ़ के लाइब्रेरी में मौजूद है, मौलाना आजाद लाइब्रेरी में, वहां से मिल सकता है। इंसा यूसुफ, ये पत्रों का संग्रह है जो फरमांस अधिकारियों को दिए गए। और मुरलैंड साहब की किताब है एग्रेरियन सिस्टम इन मुस्लिम इंडिया, और इरफान हबीब की किताब है एग्रेरियन सिस्टम ऑफ इन मुगल इंडिया। मुगलों की न्याय, थोड़ी सी मैं रेवेन्यू जाने से पहले जुडिशरी पे हल्का से चर्चा करना चाहता हूँ। मुगल अगर जुडिशरी सिस्टम को देखेंगे तो न्यायिक जो संगठन था, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, न्याय प्रशासन क्या है, न्याय प्रक्रिया क्या है, दंड संहिता क्या है, न्याय व्यवस्था का मूल्य। न्याय प्रक्रिया मुगल काल में 2 तरह की थी, दीवानी और फौजदारी। दीवानी आप समझ रहे हैं, जमीन
संबंधी मामले को दीवानी मुकदमे कहे जाते थे, और फौजदारी मारपीट हत्या फसाद संबंधी मुकदमे फौजदारी कराते थे। तो कानून की दृष्टि से समानता एवं निष्पक्षता थी, लिखित न्यायिक प्रक्रिया थी, दस्तावेज, नकल, अदालती प्रक्रिया, वादी प्रतिवादी को लिखित सूचना देकर बुलाया जाना, साक्ष्य, गवाही, खुफिया तंत्र से जांच कराना, जमानत प्रथा थी, शीघ्र न्याय के लिए न्यायिक समितियां भी गठित की गई, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट भी स्थापित किए गए। तो जो मॉडर्न सिस्टम में हमें जो व्यवस्था दिखाई पड़ रही है वो कहीं ना कहीं मुगलों से प्रभावित। दंड संहिता, फौजदारी मुकदमा में 3 तरह के दंड थे, हद, किसास एवं ताजी। ये इस्लामी कानून पर बेस्ड था। अबुल फजल कहता है कि दंड सिद्धांत कठोर था। 1663 में औरंगजेब ने दंड संहिता का निर्माण कराया, जो कि आप ब्रिटिश भारत में देखते हैं कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड है। और फतवा आलमगीरी, जो आलमगीर का कानून, वो शेख निजाम और ईश्वरदास नागर की अध्यक्षता में संकलित किया गया था। इसमें हिंदुओं के लिए अलग धर्म कानून बना और मुसलमानों के लिए अलग। हिंदुओं के धर्म कानून में उनके धर्म और पंडितों को नियुक्त करके बनवाया गया कोड। दंड 5 श्रेणी में थे, आर्थिक दंड था, शारीरिक दंड कष्टकारी था, अंग भंग की सजा भी दी जा सकती थी, कारावास दंड था, प्राण दंड था, पदच्युति था, अपमानित करना और निष्कासित कर देना, इस तरह के दंड भी। मुगल काल में राजद्रोह और यौन अपराध, किसी की शुचिता भंग करना, ये महत्वपूर्ण अपराध माने जाते थे। और सम्राट की आज्ञा से ऐसे अपराध के लिए सार्वजनिक फांसी की भी व्यवस्था थी। मुगल कालीन न्याय प्रणाली का अगर आप मूल्यांकन करें तो न्याय प्रणाली उत्तम थी, न्याय में समानता थी, न्यायप्रियता में अकबर महान, जहांगीर और शाहजहां लोकप्रिय हुआ। औरंगजेब के समय में भी न्याय प्रणाली उत्तम दिखाई दे रही है। और मुगल बादशाह के लिए न्याय के लिए दिन भी निर्धारित थे। अकबर बृहस्पतिवार को अपना कोर्ट लगाता था, जहांगीर मंगलवार को, शाहजहां और औरंगजेब बुधवार को। जहांगीर के समय में याद रखना, न्याय की जंजीर थी, तराजू थी। और अकबर दीवाने आम में कोर्ट लगता था अकबर का, और शाहजहां का भी दीवाने आम में न्याय के लिए कोर्ट लगता था। बादशाह का जो दरबार लगता था वहां पे आम फरियादियों की भी बातें सुनी जाती। जुडिशरी के बाद भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम मुगलों की कैसी थी? तो यहाँ हम पा रहे हैं कि मोरलैंड कहता है कि मुगल कालीन भारत की आबादी लगभग 35 करोड़ के आसपास थी। तो मुगल कालीन समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि व्यवस्था थी। समाज कृषि पर आधारित था, और मुगल साम्राज्य को सबसे अधिक आय की भी जो प्राप्ति हुई, रेवेन्यू, कृषि और कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर सरप्लस से होती थी, कृषि अधिशेष से होती थी। चूंकि जनसंख्या की अधिकांश आबादी गांव में बसी हुई थी, अकबर के समय में भू राजस्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार दृष्टिगोचर होता। मैंने कहा 1582 ईस्वी में दीवान टोडरमल साहब जो दीवान अशरफ के पद पर नियुक्त थे, और उन्होंने शेरशाह के समय में भी कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार को अंजाम दिया था। तो आईने दहसाला 1582 में अकबर के समय में लाया गया। आईने दहसाला का जो प्रमुख तत्व था, उस तत्व में सबसे पहला है कि भूमि का पैमाइश कराया गया, नाप जोख। शेरशाह के पूर्व आप पाते हैं कि भूमि को नापने के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग होता था, और शेरशाह के समय में जरीब का प्रयोग हुआ। जरीब जो सन की रस्सी होती थी, बाद में बांस का लग्गा, उससे खेतों को बीघा में मापा गया। और कृषि योग्य भूमि की हल्का बंदी की गई। संपूर्ण मुगल साम्राज्य को 1482 हलकों में विभाजित किया गया। भूमि की पैमाइश के बाद कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण हुआ, उपज शक्ति के आधार पर लैंड का क्लासिफिकेशन होता है। 4 श्रेणी की भूमि की 4 श्रेणी विभाजित हुई, और वर्गीकरण का आधार भूमि की उपज शक्ति थी। पहला पोलज, पोलज भूमि यह श्रेष्ठ भूमि थी, और 2 फसल प्रति वर्ष इसमें 2 फसल लिया जाता था, और इस भूमि से मुगल साम्राज्य को प्रति वर्ष कर प्राप्त होता था। दूसरी तरह की भूमि थी पड़ती, उपज शक्ति को बढ़ाने के लिए 1 वर्ष फसल लेकर इसको 1 वर्ष के लिए, अगले 1 वर्ष के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता। तीसरी थी चाचर, चाचर जिससे कि इसमें कैश क्रॉप्स, तंबाकू, टोबैको, नील, गन्ना, इस तरह की खेती होने के बाद इस तरह की भूमि को 2 वर्ष तक के लिए पड़ती छोड़ना पड़ता था। यह चाचर भूमि थी। इस भूमि में 2 वर्ष बाद ही कर आता था।
चौथी थी बंजर निम्न भूमि थी, बहुत कम उपज होती थी। तो भूमि का जो कैटेगराइज किया गया था, 3 तरह की श्रेणी में मुगल काल में भूमि को डिवाइड किया गया, जिसमें हम लोग उत्तम श्रेणी की भूमि, मध्यम और निम्न श्रेणी की भूमि। अब कर निर्धारण का तरीका क्या हुआ, टैक्स फिक्सेशन किस तरह से किया गया। पूरे मुगल काल में शेरशाह की व्यवस्था लागू रही। जिस तरह से शेरशाह ने 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूला, अकबर के समय में भी 1/3 भाग, जो शेरशाह के समय से प्रचलित थी। औसत उपज लिया जाता था, पोलज भूमि में कर तभी वसूला जाता था जब उसमें फसल हो। औसत उपज का मतलब यह है कि अगर एक किसान के पास उत्तम श्रेणी की भूमि है, निम्न मध्यम श्रेणी की भूमि है, निम्न श्रेणी की भूमि है, तीनों का उपज अलग अलग है। उत्तम श्रेणी की भूमि से 30 बीघा प्रति मन, 30 मन प्रति बीघा, मध्यम श्रेणी से 20 मन प्रति बीघा और निम्न श्रेणी से 10 मन प्रति बीघा। तो अगर किसान के 3 बीघा की कुल उपज 60 मन होती है, तो उसका औसत 1/3 भाग यानी कि 20 मन मुगल सरकार का, 20 मन किसान का, रैयत का। इस तरह से औसत रूप से लगान वसूला जाता था। भूमि कर की वसूली 2 बार होती थी, खरीफ फसल के समय में और रबी फसल के समय में। परगना में वसूली का कार्य मैंने कहा अमल गुजार करते थे, उनकी सहायता कानूनगो, पटवारी और मुकद्दम करते थे। परगना में दस्तूरे अमल, अनाज का रेट चार्ट तैयार था। परगना में कानूनगो एवं आमिल, सरकार में अमल गुजार, दीवाने, वजीर, खजांची, लिपि, क्लर्क, बही खाते, ट्रेजरी, सब चीज आपको दिखाई पड़ेगा। कृषकों को शेरशाह के समय की तरह ही पट्टा दिया जाता था, जिसमें उस पट्टे में भूमि का रकबा, फसल के प्रकार, कर की राशि और वसूलकर्ता का तारीख के साथ हस्ताक्षर दर्ज रहता। इससे किसानों को यह लाभ हुआ कि उससे ज्यादा राशि की वसूली नहीं की जा सकती थी, और पट्टा के जरिए एक तरह से भूमि पर किसानों के भू स्वामित्व और उनके अधिकारों, मालिकाना हक को स्वीकार किया गया। इस मामले में अकबर शेरशाह के मामले से, शेरशाह के समय, शेरशाह की व्यवस्था से प्रभावित था। कर वसूली की प्रशासनिक मिशनरी भी दिखाई पड़ती है। कर वसूली की प्रशासनिक मिशनरी आपको सरकार में है, परगना में है, गांव में थी, और उन सब पर प्रांत यानी कि सूबा का नियंत्रण। अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि की स्थिति में अनुदान दिया जाता था। विशेष परिस्थिति में मुगल काल में भूमि कर माफ कर दिया जाता था। सैन्य अभियान में क्षतिग्रस्त फसलों की क्षतिपूर्ति की जाती थी। यानी कि हाथी घोड़े के गुजरने के क्रम अगर फसल रौंदा जाता था, तो किसानों को इसकी भरपाई शाही खजाने से की जाती। इसका उदाहरण निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी खंड 2 में दिया है, किस तरह से मुगलों के सैन्य अभियान के फलस्वरूप क्षति हुए फसलों की भरपाई की गई। तो अकबर की नवीन भू राजस्व व्यवस्था आईने 10 साल से राज और किसान दोनों ही लाभान्वित हुए, और यह व्यवस्था पूरे मुगल काल में लागू रही। और साम्राज्य में भी, पूरे संपूर्ण मुगल साम्राज्य में भी हम इसको पाते हैं कि व्यवस्था। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि राजस्व वसूली में कठोरता थी, अन्याय का सहारा नहीं लिया जाता था, किसान को बकाया ऋण भी देने की सुविधा थी कि अगर आप इस वर्ष कर नहीं चुका पाते हैं, तो इस स्थिति में आप दूसरे वर्ष भी कर की अदायगी कर सकते हैं। इसलिए अबुल फजल आईने अकबरी में लिखता है कि राजस्व वसूली में कठोरता एवं अन्याय का सहारा नहीं लिया जाता। और VA स्मिथ की किताब है अकबर द ग्रेट मुगल, उसमें भी आप पाते हैं कि अकबर की कर प्रणाली बहुत ही प्रशंसनीय थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुगल काल में भू राजस्व की प्रणालियां क्या थी, कितने तरह के तरीके इख्तियार किए। जैसे हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, रेतवारी व्यवस्था थी, महलवारी व्यवस्था थी, और परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त किया गया। मुगल काल में 3-4 तरह की जो प्रणालियां हमें दिखाई पड़ती है, उनमें प्रमुख है कनकूत प्रणाली। कनकूत फारसी शब्द होता है। कनकूत का अर्थ होता है अनाज का मूल्यांकन करना या आकलन करना। तो कनकूत प्रणाली में खेतों में फसल से होने वाली उपज का अनुमान लगा लिया जाता था, तत्पश्चात भू राजस्व कर का निर्धारण होता था। गल्ला बख्शी प्रणाली, गल्ला बख्शी, इसको हम लोग 2 तरह से देखते हैं कि मौली, मौली शब्द है जिसको अभी हम लोग कहते हैं कि खेती भौली पर दे दिए, दूसरे को बटाई पे दे दिए। तो मौली एक प्रणाली थी जिसको कि
कैरी ऑन करके खेती दूसरे को उधार में करने के लिए दी जाती थी। बटाई, बटाई प्रणाली में भी इसमें देखते हैं कि 3 तरह की पद्धतियां मुगल काल में थी कि अगर आप खेती बटाई पर देते थे। पहला था उसमें गल्ला बख्शी प्रणाली। गल्ला समझ रहे हैं, अनाज। तो खलिहान में राजस्व के बाद जो है, ये जब खलिहान में अनाज तैयार हो जाता था तो राजस्व के रूप में अनाज का बंटवारा कर लिया जाता था। इसको गल्ला बख्शी कहा जाता है। अबुल फजल ने इसके लिए गल्ला कजमी शब्द भी यूज किया। दूसरी प्रणाली थी खेत बटाई। खेत बटाई में क्या हो रहा है कि खेतों में खरी फसल को ही निशान लगा के बांट लिया जाता था और फसल के तैयार होने पर अपना अपना हिस्सा काट कर अलग कर लिया जाता था। यानी कि अगर 2/3 किसान का है तो उस 2/3 फसल को काट के किसान अपना तैयार करके ले जाएंगे, और अगर 1/3 शेयर खेत में अनाज का है वो चिन्ह लगा दिया जाता था मुगल सरकार का। तो मुगल अधिकारी उसको काट के अनाज पीट के तैयार करके फिर निर्धारित भाव पर उस फसल को बेच कर वो लगान जमा करते थे, ट्रेजरी में जमा करते। यह प्रणाली बहुत महंगी थी। यह मुगलों की सबसे महंगी प्रणाली के रूप में आंकी गई। लंक बटाई या लाग बटाई। लंक हम कहते हैं अटिया को, जो गट्ठर बांधी जाती थी, गट्ठर को। तो खलिहान में ही अनाजों के लंक यानी कि गट्ठरों की बटाई कर ली जाती थी और फिर अपने अपने शेयर को तैयार करा के हासिल किया जाता था। किसान अपना तैयार करते थे और मुगल सरकार अपना तैयार करते थे। इसमें मुगलों को सबसे बड़ी हानि क्या थी कि फसल को देखने के लिए कर्मचारी नियुक्त करना पड़ता था, फसल को कटवाने के लिए मजदूर लगाना पड़ता था, तैयार कराने में खर्च आता था, माल ढोने में खर्च, बहुत सारी की ये प्रक्रिया कर प्रणाली जो ये खेत बटाई और लंक बटाई थी, ये मुगलों के लिए बहुत महंगी प्रणाली साबित हुई। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि ये जो गल्ला बख्शी प्रणाली थी, जिसके मैंने 3 प्रकार की चर्चा की, यह एक महंगी प्रणाली थी। फसलों के निगरानी हेतु कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ती थी। हालांकि यह फसल बंटवारे की सर्वोत्तम विधि थी। इसमें मुगल सरकार और किसान रैयत दोनों को एक बराबर नफा या नुकसान होता। और मलिक जादे ने भी इस प्रणाली का समर्थन किया है। यह प्रणाली, किंतु यह प्रणाली राज्य को, मुगल राज्य को अधिक लाभ नहीं दे पाती। तो शेरशाह के समय में एक प्रणाली लाई गई थी जिसको हम जाब्ती प्रणाली कहते हैं। जाब्ती, शेरशाह ने पोलज और प्रति भूमि के लिए इस प्रणाली को लाया था। जाप्ती प्रणाली में भूमि को औसत उत्पादकता के आधार पर 3 श्रेणी में भूमि को बांटी गई थी: उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, निम्न श्रेणी। और अकबर के अधीन जो जाप्ती प्रथा लागू की गई उसमें अमेंडमेंट था कि भूमि की माप अनिवार्य थी। किसान के भूमि को कभी भी मापा जा सकता था और सभी भूमि अगर कर वसूला जाता था तो वो नगद में की जाती थी, नगद में वसूली की जाती थी। तो प्रशासनिक दृष्टि से इस प्रथा के परिणाम स्वरूप, जाप्ती प्रणाली के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि मुगल पदाधिकारियों की मनमानी समाप्त हो गई। मुगल काल में एक और प्रथा का जिक्र आया जिसका नाम था नस्क प्रथा। नस्क प्रणाली में बटाई और जाप्ती प्रणाली की तरह फसल की वास्तविक उपज पर नहीं अपितु उपज के केवल अनुमान के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। अनुमान लगा दिया जाता था कि इसमें आपका औसत क्या उपज है, उस आधार पर 1/3 टैक्स ले लिया जाता। अलीगढ़ से प्राप्त दस्तूर उल अमल, जो रेट चार्ट है अनाज का मूल्य का, उसके आधार पर श्री SR शर्मा, श्री राम शर्मा लिखते हैं कि नस्क प्रणाली में न तो खेतों में खरी फसल की व्यवस्था पर ही विचार होता था, ना ही कृषि योग भूमि के भेद का कि भूमि उत्तम श्रेणी में है, मध्यम श्रेणी में है या निम्न श्रेणी में। नस्क प्रणाली में 10 वर्ष के औसत उपज के आधार पर भूमि कर निर्धारित कर दिया जाता था। यह प्रणाली अनुमानित थी, बाद में यह प्रणाली लाभदायक हुई। अकबर के समय में जो यह नस्क प्रणाली थी, यह बंगाल, उड़ीसा, बाद में कहिए बिहार और कश्मीर में प्रचलित थी। और इस प्रणाली में भूमि मापने की जगह पुराने आंकड़ों को ही हेर फेर के साथ निर्धारित कर लिया जाता था। इस प्रणाली में मुगलों को धन और समय दोनों की बचत हुई। अधिकारी अधिक खर्चने नहीं पड़े, बहुत ज्यादा कर्मचारी के नियुक्ति की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि मोरलैंड ने इसे सामूहिक कर निर्धारण प्रणाली कहा।
और परमात्मा शरण भी लिखते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कि यह कनकुत और मुक्तई, मुक्तई मतलब मिश्रित प्रणाली से अलग नहीं था। हालांकि प्रोफेसर अली लिखते हैं कि इस प्रणाली में किसानों का शोषण होता था, अनुमान के आधार पर उससे अधिक भी कर वसूले जाने की संभावना थी, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि जमींदार के कारिंदे उससे मनमाने कर नहीं वसूलते। मुगल काल में एक प्रथा हमें और भी दिखाई पड़ रही है, वह है इजारा व्यवस्था। इजारा फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है ठेका प्रणाली। तो कभी कभी गांव के गांव, जिसे आज महलवारी कहते हैं, कि महाल ब्रिटिश काल में महाल गांव ठेके पे दे दिए गए, यह पद्धति महलवारी पद्धति कहलाई। तो कभी कभी गांव का गांव ठेका पर दिया जाता, हालांकि मुगल काल में यह अपवाद स्वरूप ही रहा। अंग्रेजों ने इसी इजारा व्यवस्था को महलवारी प्रणाली के रूप में अपनाया। अब पिछले क्लास में आप लोगों ने कुछ क्वेरी किया था, किसी ने जागीरदारी व्यवस्था क्या थी। तो अमीरों मनसबदारों को वेतन के बदले में जागीर दी जाती थी। जो बड़े बड़े मनसबदार थे उन्हें वेतन के बदले भू संपत्ति, भूमि में जबरदस्त आकर्षण था। मुगल कालीन अमीरों में भू आकर्षण था। हालांकि उन्हें वेतन के अनुरूप ही जागीर दी जाती थी कि आपका जितना वेतन है सालाना एनम, उसी के आय के अकॉर्डिंगली उनको जागीर दी जाती थी। अगर उससे अधिक वो राजस्व की वसूली करते थे तो अपने खर्च को सरप्लस करके उन्हें रेस्ट अमाउंट को शाही ट्रेजरी में जमा कराना पड़ता था। तो जागीर में भूमि कर किस प्रकार लिया जाता था? वेतन के एवज से अधिक भूमि कर को वसूले जाने पर मुगल शाही कोषागार में जागीरदार को जमा कराना पड़ता था। जागीर में ही एक शब्द आया है वतन जागीर। वतन जागीर हम लोग देखते हैं कि राजपूतों को उनकी सेवा के बदले उनके वेतन स्वरूप उन्हें अपनी ही जागीर दी जाती थी, जिसे वतन जागीर, उनका ऑन लैंड दिया जाता था। जैसे राजा मान सिंह को आमेर दे दिया गया था, यह उनकी वतन जागीर हो गई। जैसे गज सिंह को उनकी रियासत दे दी गई, जय सिंह को उनकी रियासत दे दी गई, तो वो वतन जागीर कहलाती थी। यह वंशानुगत होता था। और राजपूताना में राजपूतों, जागीरदारों, मनसबदारों को वतन जागीर दिए जाने के दर्जनों उदाहरण हमारे सामने मिलते। मनसबदार, मनसब एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या ओहदा। तो मनसबदारों में नगद वेतन अथवा जागीर दोनों ही दिया जाता था। जिस मनसबदार को नगद वेतन दिया जाता था वो मनसबदार थे, और जिस मनसबदार को जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था वो कालांतर में जागीरदार हो गए, बड़े बड़े जागीर के मालिक हो। मुगल काल में जमींदार और चौधरी दो शब्द आया है। इन्हें कर वसूली का अधिकार था। जो चौधरी होते थे ग्रामीण स्तर पर, वो स्थानीय जमींदार होते थे। कर वसूली का इनको अधिकार था और 2.5% इनको कमीशन मिलता था कर के वसूली का, जो मोटे तौर पर चौधराई कहलाता था। अकबर के समय में आप पाते हैं कि किरोड़ी या करोड़ी नामक राजस्व अधिकारी को नियुक्त किया गया था, जिसके सामने 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ दाम राजस्व वसूलने का लक्ष्य रहता था। 1 करोड़ राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को ही किरोड़ी या करोड़ी कहा गया। मुगल काल में किसान दो तरह के हमें दिखाई पड़ रहे हैं। एक खुदकास्ट था। खुदकास्ट वैसे किसान को कहा जाता था जो कि अपनी भूमि पर वह स्वयं खेती करता था। पाहीकास्ट, दूसरों की भूमि पर खेती करने वाले किसान पाहीकास्ट कहलाते थे। आप देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सौंदर्य कृषि ऋण दिया गया था। मुगल काल में तकावी कृषि ऋण था। मुगल काल में भी तकावी नामक कृषि ऋण का प्रचलन था, जो साम्राज्य की ओर से दिया जाता था, जिसे आसान किस्तों में किसानों को लौटाने की सुविधा थी। मुगल काल में बहुत सारी जमीन अनुदान में दे दी गई, पढ़े लिखे लोगों वर्ग को दिया गया, बड़े बड़े हिंदू संत सन्यासियों को दिया गया, मंदिर को दिया गया, मस्जिद को दिया गया, मकतब मदरसों को दिया गया। ऐसी जमीन वक्फ कहलाती थी। वक्फ बोर्ड आपने नाम सुना होगा। तो उलेमा एवं धार्मिक अनुदान वाले विद्वानों को मदद मास के तहत भूमि दी जाती थी, और यह भूमि जो है अनुदान के रूप में दी जाती थी। यह टैक्स फ्री लैंड थी, इस पर उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था। जैसे हम अपने भागलपुर में पाते हैं कि शाह मार्केट, वो बफ की भूमि है। पूरे बफ वो मदरसा के नाम पर, पीरे दमरिया के नाम पर अकबर ने इनको 2200 बीघा लैंड ग्रांट किया, और इसीलिए आप देखिए उसके गेट के ऊपर बफ 159 लिखा। तो वो होल्डिंग टैक्स फ्री, टैक्स फ्री लैंड थी, उस पर किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता।
तो मोटे तौर पर और भी जिसको इनाम में जो भूमि दी गई उसको पाने वाले को इनामदार कहा गया। इनाम इनाम में दी गई भूमि वह राजस्व कर से मुक्त होती थी। मुगल काल में भूमि अधिकार का एक विशेष रूप था इनाम भूमि। इनाम की भूमि को पाने वाले को हम इनामदार कहते थे। और इनाम की भूमि को पद या वेतन के साथ बेचा या हस्तांतरित किया जा सकता था, ट्रांसफर किया जा सकता था, यानी कि उसके उत्तराधिकारियों को यह जमीन दी जा सकती थी, ट्रांसफर की जा सकती थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मुगल काल में हम पाते हैं कि जो भू राजस्व व्यवस्था थी, मोटे तौर पर इसकी तारीफ करते हैं प्रोफेसर इरफान हबीब भी तारीफ करते हैं। यह थी, अन्याय और अत्याचार का इसमें कोई सहारा नहीं लिया जाता था और किसान खुशहाल थे। और यही वजह है कि मुगल काल आपको मुगल काल की वैभवता आपको दिखाई पड़ रही है। और सब मुगल काल में जो भी आज हम इसको स्वर्ण युग कहते हैं स्थापत्य कला के क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में, तो मोटे तौर पर यह युग आर्थिक रूप से भी समुन्नत था। इनका वाणिज्य व्यापार ट्रेड समुन्नत थे और इसमें मुगल बादशाह व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते थे, चाहे वह प्रशासनिक मसले हो। न्याय के क्षेत्र में हम देखते हैं कि सभी बादशाह मोटे तौर पर न्यायप्रिय हुए। लेटर मुगल्स में थोड़ी बहुत विकृति भले हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन कमोबेश जितने भी कॉम्पिटेंट इंपेरर्स हुए उनके समय में हमें बहुत अच्छी व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो मैंने मुगल रेवेन्यू को भी आपको समझाने का प्रयास किया है। इससे अगर रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, अगर कुछ सवाल है आप लोगों का। मुगल प्रशासन और मुगल रेवेन्यू से, या फिर और मुगल काल में कुछ ऐसे टॉपिक बच गए हों जिनको आपको समझनी हो, तो हमसे आप इस पे बात कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं मनसबदारी प्रथा। हाँ बोलिए, सुन रहा हूं मैं। सर मनसबदारी के बारे में बता दीजिए। हाँ, मनसबदारी देखिए दो तरह की बात थी, मैं मनसबदारी आपको समझा देता हूँ डिटेल में। मोटे तौर पर मनसबदारी व्यवस्था या मुगल सैनिक व्यवस्था का मूल आधार थी। सेना को अब वेतन नगद नहीं चाहिए था। मनसब होता है, या फारसी शब्द है, मनसब का अर्थ होता है पद या ओहदा। तो यह प्रणाली मुगल काल में यह मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। और मनसबदारी व्यवस्था की प्रेरणा जो मुगलों को मिली अकबर के समय में, यह खलीफा अब्बास सईद के द्वारा इसे आरंभ किया गया था। बाद में चंगेज खां तैमूर के द्वारा भी इसको अपनाया गया व्यवस्था से। तो अकबर जब बादशाह बनता है तो अपने शासन काल के 11वें वर्ष में अकबर ने पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संकेत दिया, यानी कि 1556। तो आप 11 वर्ष जोड़ लीजिए, 1566-67 में यह प्रथा लागू की गई। मनसब कोई पदवी पद संज्ञा नहीं थी, बल्कि अमीरों की स्थिति स्टेटस को वो बोध कराती थी। इस प्रकार मनसब का अर्थ हो गया पद या श्रेणी, पद या ओहदा। तो अकबर ने अपने संपूर्ण मनसब को क्या कहते हैं, शब्द की गणना के योग, अर्थात 1+30+30+5 66 श्रेणियों में विभाजित किया था। किंतु अबुल फजल ने केवल 33 श्रेणी का उल्लेख किया है। तो इसमें दो चीज याद रखनी है। अकबर ने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार नामक द्वैध मनसब प्रथा को आरंभ किया था। जात शब्द क्या है? जात और सवार मनसबदारी प्रथा का जो था, जात शब्द व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता था, जबकि सवार शब्द उसके घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध कराता था। तो अकबर के समय में सबसे छोटा मनसब था 10 का और सबसे बड़ा मनसब था 10,000 का, जो कालांतर में 12,000 तक हो गया। 5,000 से ऊपर का मनसब केवल शहजादों को या राजवंश के लोगों के लिए सुरक्षित होते थे। जैसे अकबर के समय में बात करूं तो केवल सलीम को जो मनसब मिला था वो 5,000/5,000, 5,000 जात 5,000 सवार का मनसब था। अपवाद स्वरूप में केवल अकबर ने मिर्जा अजीज कोका और राजा मान सिंह को 7,000 का मनसब प्रदान किया। शाहजहां के काल में हम पाते हैं कि सरदारों को 8,000 तक के मनसब तथा शाहजहां शहजादों को 40,000 तक का मनसब दिया गया। दारा सिकों को शाहजहां ने 40,000 का मनसब दिया था, जिसकी संख्या
उत्तर मुगल काल में, लेटर मुगल्स में तो 50-50 हजार का मनसब दिया गया। तो अब देखिए इसमें मैं 2-3 कैटेगरी बता रहा हूं, उसको समझने का आप प्रयास कीजिएगा। मनसबदारों को जो निम्न कैटेगरीज में बांटा गया श्रेणियों में, 10 से 500 तक के नीचे को मनसबदार कहा गया। 500 जात से अधिक किंतु 2500 से कम अमीर कहा गया। 2500 जात या इससे अधिक पर अमीर उम्दा कहा गया। सबसे ऊंची सैनिक उपाधि थी खाने समा या खाने जमा। इसके पश्चात खाने खाना, जैसे अब्दुल रहीम खान खाना, ये उपाधि दी गई, ये सैन्य उपाधि थी। अब्दुल रहीम को गुजरात विजय के फलस्वरूप अकबर ने ये उपाधि दी थी। परंतु यह दोनों पद खाने समा, इसको कहा जाता था खाने जमा, लेकिन उच्चारण में हम लोग इसको खाने समा कहते हैं। दोनों ही पद एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। तो मुगल काल में उन्हें जो सरकारी विभाग में कार्यरत थे परंतु मनसबदार नहीं थे, वो रोजिंदार कहलाते थे और उनको दैनिक वेतन दिया जाता था। मैंने कहा मनसबदारों की जो सैलरी पेमेंट होती थी वो 2 रूप में होती थी, नगद रूप में भी हो रही है, जागीर के भी रूप में मिलता है। किंतु जागीर से उसे केवल राजस्व प्राप्ति का अधिकार था, उसमें मालिकाना हक नहीं था। भूमि पर मनसबदार का कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं था। मनसबदारों के वेतन का निर्धारण सामान्यतः 5 महीने से कम और 10 महीने से अधिक अवधि नहीं रखी जाती थी। प्रारंभ में मनसबदार को आप देखिएगा कि 240 रुपया प्रति सवार वेतन मिलता था, किंतु जहांगीर के काल में यह घाटे राशि को घटाकर 200 रुपया कर दिया गया। मनसबदारों को वेतन रुपये की राशि निश्चित किया जाता था, किंतु उसकी अदायगी जागीर के रूप में की जाती थी। इतने रुपये राजस्व वाली जागीर आपको दी जा रही है, आप अपने वेतन के समतुल्य उस जागीर से राजस्व की वसूली कर सकते हैं। शाहजहां के समय में बहुत पद्धति इसमें परिवर्तन आता है। शाहजहां के शासन काल में मनसबदारी व्यवस्था में एक परिवर्तन हुआ कि मनसबदारों के सवार पद में निर्दिष्ट संख्या के अनुपात में कमी आई, घटाया गया। मनसब आनुवांशिक नहीं होते थे। मनसबदार की मृत्यु या पदच्युति, अगर उसको सस्पेंड किया जाता था तो ऐसी स्थिति में यह पद समाप्त किया जाता था। सवार पद के आधार पर 5000 और उससे नीचे के मनसबदार को 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता था। प्रथम श्रेणी के मनसबदार को जात पद के बराबर सवार, यानी कि घुड़सवार सैनिक की संख्या का पद दिया जाता था। जैसे 5000 जात तो 5000 सवार। इसका उदाहरण सलीम है जो अकबर ने जहांगीर को दिया था। द्वितीय श्रेणी के मनसबदारों को अपने जात पद से कुछ कम या आधे घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे, जैसे 5000 जात ऑब्लिग 3000 सवार। तीसरी श्रेणी के मनसबदार थे जिन्हें जात पद के आधे से भी कम घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे, जैसे 5000 जात ऑब्लिग 2000 घुड़सवार। तो इस तरह से भी हमें 3 श्रेणियां दिखाई पड़ता है। और शाहजहां ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में हासिल कहते हैं मुगल काल में वास्तविक आय को, और जमा हुआ निर्धारित लगान के अंतर को कम करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था में एक परिवर्तन लाया था कि छिमाही मतलब 6 माह के आधार पर और तिमाही 3 माह के आधार पर जागीर की व्यवस्था की थी। इसको मासिक स्केल कहा गया, मासिक अनुपात मंथ स्केल कहा गया। शाहजहां ने जागीरों को वास्तविक वसूली का अधिकार महाना जागीर इसमें सिसमाहा और सिमाही आदि की व्यवस्था शुरू की, अर्थात जिस जागीर से राजस्व की वसूली की कुल जमा की 50% होती थी उसे सिसमाहा जागीर, और जिस जागीर से 1/4 वसूली होती थी यानी कि 25% उसको सिमाहा जागीर कहा गया। अकबर ने अपने शासन काल के 18वें वर्ष में यानी कि 1574 ईस्वी में एक प्रथा लाया था, दाग प्रथा, जिसको तसहीहा कहा गया। तसहीहा और चेहरा प्रथा को चलाया, सैनिकों का हुलिया चेहरा रखने का। तो यद्यपि इस प्रथा से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और शेरशाह के समय में भी प्रचलित थी, लेकिन उस समय केवल एक दाग निशान लगाया जाता था। तो अकबर ने दाग प्रथा को भी, यह भी मनसबदारी प्रथा का ही पार्ट है, दाग प्रथा को एक नया नाम दिया, रूप दिया, और 2 दाग लगाए जाने लगे, एक शाही दाग
और दूसरा दाग या घोड़ा किस मनसबदार का है, तो घोड़े पर मनसबदार का एक दाग लगाया। इसीलिए अकबर ने दागे महाली नामक एक पृथक विभाग को खोला था। जहांगीर के समय में भी हम पाते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन है। जहांगीर ने एक ऐसी प्रथा चलाई जिसमें जात पद बढ़ाए ही, बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने को कहा जाता था। और यह प्रथा मुगल काल में दुअस्पा सीअस्पा कहलाया। दुअस्पा सीअस्पा कहलाया, जिसमें बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने के लिए कहा जाता। तो दुअस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सी अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के तिगुने 3 गुना घोड़ा रखना पड़ता था। और एक और प्रथा थी यक अस्पा, यक या एक अस्पा। यक अस्पा में मनसबदारों को सवार पद के अनुसार केवल एक घोड़ा रखना पड़ता। तो अकबर के समय में यह नियम था कि किसी भी मनसबदार का सवार पद उसके जात पद से अधिक नहीं होता है, हो सकता है। शाहजहां के समय में जिन मनसबदारों की नियुक्ति के स्थान पर उनको जागीर मिली होती थी, वो अपने सवार मनसब का 1/3 घुड़सवार सैनिक, जिनकी नियुक्ति स्थान से बाहर सूबे में जागीर मिली थी, उन्हें 1/4 तथा भारत से बाहर अथवा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के मनसबदार को 1/5 घुड़सवार रखने होते, यानी कि एक जात पर 5 घुड़सवार सैनिक रखने होते थे। औरंगजेब के काल में मनसबदार को किसी भी महत्वपूर्ण पद जैसे कि फौजदार या किलेदार पदों पर नियुक्त किया जाता था, या किसी सैन्य अभियान, महत्वपूर्ण अभियान पर जाते समय उनके सवार पद में अतिरिक्त वृद्धि का एक और माध्यम निकाला गया, जिसे मशरूत कहा गया। मशरूत को अंग्रेजी में हम लोग कंडीशनल कहा जाता है, कि उनको अतिरिक्त वृद्धि सवार पद में वो कर सकते हैं। तो औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि उनको देने के लिए जागीर नहीं बची। ऐसी स्थिति को मुगल काल में बेजागिरी कहा गया। और औरंगजेब के समय में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार 32% था, जो अकबर से भी अधिक था, और यह मुगल काल का एक हाईएस्ट स्कोर था। तो ये थी मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था, जो कि जात और सवार पर आधारित थी, 2 वर्गीकरण। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। सर, ये मनसबदार और जागीरदार किस टाइम तक चलता है, मतलब किस टाइम में मोटे तौर बंद पर होता हम तो ये अंतिम लेटर मुगल्स में भी है, उत्तरवर्ती मुगल शासन में भी आपको दिखाई पड़ता है। लेटर मुगल्स में भी आपको ये प्रथा दिखाई पड़ती है। मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं मुगलों के रेवेन्यू, ये सॉरी, मुद्रा व्यवस्था पे, जो कि ये राजस्व का एक बड़ा पार्ट था, मैं भूल गया। मुगलों की मुद्रा व्यवस्था एट ए ग्लांस अगर हम लोग इसको देखें, तो अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण कराया और ख्वाजा अब्दुल समद को उसका प्रधान नियुक्त किया। अबुल फजल के अनुसार मुगल काल में सोने के सिक्के बनाने की 4 टकसालें थी, और चांदी के सिक्के के लिए 14 टकसालें थी, और तांबे के सिक्के के लिए पूरे मुगल साम्राज्य में 42 टकसालें थी। तो मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था, जो मिंट के हेड होते थे उसको दरोगा कहा। तो जहांगीर के कुछ सिक्कों पर आप देखिएगा कि इसमें हाथ में शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया। तो पहला बादशाह जहांगीर था जिसने सिक्के पर अपनी आकृति खुदवाई। बाकी आप नहीं पाते कि किसी भी मुगल इंपेरर्स की आकृति मुगल सिक्के पर हमें दिखाई नहीं पड़ती। अकबर के सिक्के पर पहली बार राम सिया, भगवान राम और मां सीता की आकृति, सूर्य चंद्रमा की महिमा में वर्णित कुछ पद मिलते हैं। यानी कि राम सिया की आकृति वाले सिक्के को चलाने वाला सम्राट अकबर था। पूर्व में मोहम्मद गोरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी, जो गॉडेस ऑफ वेल्थ की आकृति हमें खुदाई मिलती। अकबर का अंतिम विजय था असीरगढ़ अभियान। अकबर ने असीरगढ़ विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति उक्रित कराई थी। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, जो ला इलाहा इल्लल्लाह ये शब्द सिक्के पर खुदवाना बंद कर दिया गया, और उसने अपने सिक्कों पर
मीर अब्दुल बाकी साहबई की द्वारा रचित कुछ पद को अंकित कराया था। अब देखिए, मैं कुछ टर्मोलॉजी है क्लियर कर दूं। मुहर, मुहर यह सोने का सिक्का था जिसे अकबर ने अपने शासन काल के प्रारंभ में चलाया था। आईने अकबरी के अनुसार इसका मूल्य 9 रुपया था और मुगल काल में सबसे प्रचलित सिक्का मुहर था। संसब, अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का जो 101 तोले का होता था, लेन देन में, बड़े लेन देन में वो प्रयुक्त होता था, वो संसब कहलाता था। इलाही, अकबर के द्वारा चलाया गया गोलाकार सोने का सिक्का इलाही कहलाता था और इसका मूल्य 10 रुपये के बराबर था। रुपया, रुपया शुद्ध चांदी का सिक्का था, शेरशाह के द्वारा चलाया गया और इसका वजन 175 ग्राम के बराबर होता था। जलाली, जलाली को भी अकबर ने चलाया था। यह चांदी का वर्गाकार सिक्का, वर्गाकार सिक्का यानी कि चकोर सिक्का था चांदी का, जिसे अकबर ने चलाया। यह जलाली, जलाल अकबर का नाम था, अपने नाम पर जलाली चलाया। दाम, अकबर के द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का 1 रुपये के बराबर 40 दाम होता था। तो दाम क्या है, वह रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। जीतल, टंकार जीतल अल्तमश के समय चला है, तो जीतल यहां भी दिखाई पड़ रहा है। तांबे का सबसे छोटा सिक्का, यह दाम के 25वें भाग के बराबर होता था और इसे फुलूस या पैसा कहा जाता था। निसार, निसार जहांगीर के द्वारा चलाया गया तांबा का सिक्का था जो रुपये के चौथाई मूल्य के बराबर होता था, यानी कि 4 आना, अच्छा, या 25 पैसा के इक्वल होता था। आना, दाम और रुपये के बीच आना नामक सिक्के का प्रचलन यह शाहजहां के समय में हुआ था। मेजरमेंट की जो नाप की इकाई थी, जो नाप की इकाई मुगल काल में दिखाई पड़ रही है, गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी आपको 39 अंगुल या 32 इंच का होता था। इलाही गज अकबर के समय में चला, यह 41 अंगुल या 33 इंच का होता था। कोबार, कोबार यह दक्षिण भारत में सूती वस्त्रों की नापने की इकाई थी, जिसे आज हम लोग मीटर या ये कहते हैं, उस समय वो कोबार कहलाता। बहार, अरब व्यापारियों ने समुद्र तट पर तोल की इस इकाई को लागू किया था जिसे बहार कहा जाता था। और कैंडी, गोवा में प्रचलित मुगल काल में तौल की इकाई को कैंडी कहा जाता था। तो ये मुगल मुद्रा व्यवस्था थी जिसको एक नजर में मैंने आपके सामने रखा। आप लोग का और भी कुछ सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं। सर दीवानी एंड फौजदारी समझे दीजिए। दीवानी मुकदमे आज भी होता है, दीवानी मुकदमे फौजदारी। अगर आप अपने घर में घरेलू जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं, इसका निपटारा दीवानी अदालत में होती है। वकील भी 2 तरह के होते हैं, दीवानी वकील होते हैं, फौजदारी वकील होते हैं। फौजदारी मुकदमे हुए जिसमें मार पीट, हत्या फसाद, सर फोड़ देना, अंग भंग करना, प्राण दंड, किसी की हत्या कर देना, ये सारे मुकदमे फौजदारी होते हैं। और इसके लिए क्रिमिनल लॉयर होता है, फौजदारी कोर्ट होता है। तो दोनों तरह के मुकदमे की सुनवाई मोटे तौर पर अलग अलग अदालत में होती है, इसीलिए इनका नाम दीवानी मुकदमे और फौजदारी मुकदमे। सर दीवाने इंसा क्या है? दीवाने इंसा, इंसा दीवाने इंसा तो मैंने कहा वो शाही पत्राचार विभाग था, बादशाही फरमान को वहां से निर्गत किया जाता था। आर्किटेक्चर सब पर बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मुगल काल में 2-3 चीज था। मैंने चित्रकार की चर्चा की थी। हुमायूं कालीन चित्रकार में आप सैयद मीर अली और अब्दुल समद को याद रख सकते हैं। अकबर कालीन चित्रकार में अग्रणी चित्रकार दशवंत था और सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बसावन था। जहांगीर कालीन चित्रकार में अग्रणी चित्रकार बिशन दास था, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर था
मंसूर के बारे में पूछा जाता है कि किस में उसकी दक्षता थी, तो पशु पक्षी का वह विशेषज्ञ था, चित्रकार था। उसकी उपाधि नादिर उल असर दी गई। और अबुल हसन जो था वह व्यक्ति चित्र में सिद्धहस्त था, और उसकी उपाधि मोटे तौर पर जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। तो इस तरह के बहुत सारे पेंटिंग्स मिले हैं मुगल काल में, जो अलग अलग चित्रकारों के द्वारा बनाया गया है। संगीतक, मैंने सभी बादशाह के क्रम में चित्रकार, संगीतक, इन सब की चर्चा कर दी है, उनके स्थापत की भी चर्चा कर दी है। तो मुझे नहीं लगता है कि स्थापत कला पर अलग से चर्चा करने की कोई जरूरत है आप लोगों को। जी सर। लिटरेचर पर भी मैंने सोर्सेस में चर्चा करी है। तो अगला नेक्स्ट क्लास जो होगा मेरा, वो मराठा संघ होगा, मराठा प्रशासन, शिवाजी महाराज, लेटर मराठा, पेशवाई, जितने भी ये शिवाजी महाराज के वंशज और बाद में जो पेशवाई शुरू हुई, इन सब पर मेरा क्लास होगा।